नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के ऑनलाइन पेड कोर्स जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच का रिवीजन क्लास, जिसमें कि डेली आपको साइंस की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कल की टॉपिक थी रिस्पायरेशन जो कि कंप्लीट हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को। हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है। जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अमीनो अम्ल में नाइट्रोजन पाया जाता है। जब प्रोटीन का पाचन होने के उपरांत अवशिष्ट पदार्थ जो कि नाइट्रोजन युक्त होते हैं, इसे शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन कई प्रकार से हमारे बॉडी के द्वारा किया जाता है, जैसे कि त्वचा से पसीने का उत्सर्जन, फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, आँख से आंसुओं का उत्सर्जन और बॉडी से यूरिन का उत्सर्जन। टाइप्स देखते हैं, यानी उत्सर्जन 3 प्रकार से होता है। अमोनोटेलिक उत्सर्जन, यूरिकोटेलिक उत्सर्जन और यूरियोटेलिक उत्सर्जन। ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसे अमोनोटेलिक जीव कहा जाता है। अमोनिया सर्वाधिक जहरीला अपशिष्ट पदार्थ है, इसलिए इसे त्यागने के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। और ऐसे जीव जो पानी में सदैव रहते हैं वे जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं ताकि उन्हें आसानी से पानी मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में उत्सर्जन के लिए। दूसरा है यूरिकोटेलिक, यानी ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिकोटेलिक जीव कहलाते हैं। सबसे कम जहरीला यूरिक अम्ल होता है, इसलिए इसे त्यागने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जीव जिन्हें पानी कम मात्रा में मिल पाता है वे जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि पक्षी और सरीसृप। पक्षियों का वजन ज़्यादा ना हो, उन्हें उड़ना होता है, इसलिए उनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है। वे यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं यानी उत्सर्जन करते हैं। आगे देखते हैं यूरियोटेलिक, यानी ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं। स्तनधारी इसके एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं किडनी का डायग्राम। किडनी के ऊपर ये जो आपको संरचना दिख रही है ये है एड्रिनल ग्रंथि। इसे लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। किडनी ये सेम के बीज के आकार की होती है। किडनी को वृक्क भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं सेम के बीज की आकार की संरचना किडनी कहलाती है। किडनी से अपशिष्ट पदार्थ यूरेटर में आता है। यूरेटर से होकर के यह यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होगा। यूरिन ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। देखते हैं यूरिया के बारे में। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, ना कि किडनी में। बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि यूरिया का निर्माण किडनी में होता है, पर यह गलत है। यूरिया का निर्माण लीवर में होगा, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ऑर्निथिन चक्र में इसका निर्माण होता है। कुछ समय बाद यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया का केमिकल फार्मूला NH2CONH2 है। प्रयोगशाला में निर्मित विश्व का पहला यौगिक है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है। इसकी खोज सर्वप्रथम वोहलर ने किया था। किडनी के बारे में देखते हैं। किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। इसका आकार सेम के बीज का आकार का होता है। इसकी इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी का कार्य होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त को छानने का कार्य किडनी के द्वारा किया जाता है। रीएब्जॉर्बेशन यानी पुनः अवशोषण भी किडनी के द्वारा किया जाता है। बॉडी की यूनिट सेल होती है। लंग्स की यूनिट एल्वियोली यानी कूपिका होती है। आइए देखते हैं हार्ट का कार्य होता है ब्लड को पंप करने का। लंग्स का कार्य होता है रक्त में ऑक्सीजन देने का, यानी रक्त का शुद्धिकरण करता है। रक्त को छानने का कार्य होता है किडनी का।
किडनी के बाहरी सतह को कॉर्टेक्स कहा जाता है। इसके आंतरिक भाग को मेड्यूला कहते हैं। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। एक नेफ्रॉन की संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है। अंदर दबा हुआ पार्ट ग्लोमेरुलस कहलाता है, जिसके पास बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। अंदर के पार्ट को बोमेन सेम्पुट कहा जाता है। बोमेन सेम्पुट जो भी महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं उसका रीएब्जॉर्बेशन करता है, यानी पोटेशियम, सोडियम, जो जितने भी महत्वपूर्ण आयन होते हैं उसका रीएब्जॉर्बेशन बोमेन सेम्पुट के द्वारा किया जाता है और इसको वापस शरीर में भेज दिया जाता है। महत्वपूर्ण पदार्थ वापस शरीर में चले जाते हैं। अतिरिक्त उत्सर्जी पदार्थ हेनले लूप में आकर के एकत्रित होंगे। हेनले लूप में अतिरिक्त जल का अवशोषण हो जाएगा। उसके बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा शरीर के बाहर छोड़ दिया जाएगा। ऊँट में हेनले लूप लंबा होता है। जैसा कि ऊँट को पानी नहीं मिल पाता है, हफ्तों तक वो पानी के अभाव में रहता है रेगिस्तानों में, इसलिए इसके अंदर हेनले लूप अधिक गहरा होता है, जिसमें पानी अतिरिक्त मात्रा में एकत्रित होता है और वो एक्सक्रीटरी पदार्थ को आसानी से त्याग सकते हैं। यूरिन के बारे में देखते हैं। यूरिन का रंग हल्का पीला रंग का होता है। 1.5 से 2 लीटर पर डे यूरिन का त्याग किया जाता है। इसका रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। तीक्ष्ण गंध अमोनिया के कारण आती है। यूरिन में 95% जल की मात्रा होती है। 2 से 2.5% यूरिया की मात्रा होती है। यूरिन का पीएच मान 4.8 के आसपास होता है। यह हल्का अम्लीय नेचर का होता है। गठिया रोग में या बुढ़ापे में जॉइंट में यूरिक अम्ल के जमा होने के कारण यह रोग होता है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द होता है। किडनी की पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। डॉक्टरों के द्वारा टमाटर या अमरूद खाने से मना किया जाता है जो बीज वाले होते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है जो कि किडनी की पथरी का कारण बनता है। डायलिसिस की प्रक्रिया किडनी के खराब होने पर रक्त का फिल्ट्रेशन को करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। आर्थ्रोपोडा नोट पॉइंट देखते हैं। आर्थ्रोपोडा में मैलपिघियन नलिका के द्वारा उत्सर्जन होता है। मनुष्य में उत्सर्जन किडनी के द्वारा होता है। हाइलम किडनी में मिलता है, इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।